तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। एक एम्बुलेंस ड्राइवर की सच्ची आपबीती, जिसमें उसने मौत के बेहद करीब से सामना किया। एक साधारण मरीज की रेस्क्यू कॉल ने उसे ऐसी रात में ले जाया जहां अंधेरा, खामोशी और रहस्यमयी आवाजें उसकी रूह हिला देती हैं। इस कहानी को पढ़कर आप भी सोचेंगे, क्या कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ चाहती हैं या मौत के बाद भी इंसानों के बीच घूमती हैं? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम केशव राम है। पिछले 12 साल से एम्बुलेंस चला रहा हूं। इस नौकरी में रोना, खून, लाशें और चीखें आम बात है। शुरू में डर लगता था, फिर आदत हो गई। मुझे लगता था कि अब कोई चीज मुझे हिला नहीं सकती, लेकिन एक रात ने यह भ्रम तोड़ दिया। उस रात के बाद से सायरन की आवाज मेरे लिए सिर्फ काम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन गई। एम्बुलेंस चलाना बाहर से देखने में सीधी सादी नौकरी लगती है, लेकिन जो इसे करता है वही जानता है कि हर कॉल अपने साथ एक कहानी लाता है। कभी किसी मां का आखिरी सफर, कभी सड़क पर तड़पता कोई जवान, तो कभी ऐसे शव जिन्हें देखकर लगता है मौत ने कितनी बेरहमी से खेल खेला है। मैंने रात के सन्नाटे में जिंदगी को जाते देखा है और सुबह की रोशनी में लाशों को अस्पताल उतारते हुए चाय पी है। धीरे धीरे दिल पत्थर जैसा हो जाता है, ऐसा मुझे लगता था। मेरी ड्यूटी ज्यादातर रात की रहती थी। लोग कहते हैं रात की सड़कें अलग होती हैं। मैं हंस देता था। सड़क तो सड़क है, दिन हो या रात, लेकिन सच ये है कि रात में सन्नाटा बोलता है। हेडलाइट की रोशनी में जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा लगता है। कई बार पेड़ भी आदमी जैसे लगते हैं और कई बार आदमी पेड़ से भी ज्यादा खामोश। उस दिन भी ड्यूटी आम ही शुरू हुई थी। शाम को घर से निकला, बीवी ने खाना बांध दिया, बोली जल्दी लौट आना। बच्चों को सोते देखा और निकल पड़ा। मन में कुछ अजीब नहीं था। थाने के पास खड़ी एम्बुलेंस में बैठा, रेडियो चेक किया। ड्राइवर और जीवन रक्षक के अलावा उस रात मैं अकेला था। पार्टनर छुट्टी पर था। यह घटना ओडिशा के कोरापुट जिले के पास की है। बारिश का मौसम था। रात करीब 12:30 बजे कंट्रोल रूम से कॉल आया। एक आदिवासी गांव से महिला पेशेंट को तुरंत उठाना था। कहा गया कि तेज बुखार है और हालत नाजुक है। मेरे साथ कंपाउंडर सुनील था, नया लड़का। चेहरे पर अब भी मासूमियत थी। हम बिना देर किए निकल पड़े। जंगल वाला रास्ता था जहां मोबाइल नेटवर्क और इंसानी आवाज दोनों गायब हो जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। वाइपर पूरी रफ्तार में चल रहे थे, फिर भी शीशे पर गिरती बूंदें रास्ता धुंधला कर रही थीं। सड़क कच्ची थी, जगह जगह गड्ढे। एम्बुलेंस हिचकोले खा रही थी। सुनील पीछे बैठा दवाइयों का बैग चेक कर रहा था। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था। ऐसे रास्तों पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं लगता, जैसे शब्द भी जंगल में खो जाते हों। करीब आधे घंटे बाद पक्की सड़क भी खत्म हो गई। अब सिर्फ मिट्टी और कीचड़। चारों तरफ घने पेड़, जिनके बीच से अंधेरा झांक रहा था। हेडलाइट की रोशनी में कभी कोई जानवर भागता दिख जाता, कभी कोई परछाई अचानक सामने आकर गायब हो जाती। सुनील ने धीरे से पूछा, भैया यहां रात में कोई रहता भी है? मैंने जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था। गांव का नाम जो बताया गया था उसका कोई बोर्ड नहीं था। बस कंट्रोल रूम के दिए हुए अंदाजे से रास्ता पकड़ते जा रहे थे। तभी रेडियो में हल्की सी खरखराहट हुई। आवाज आई, फिर कट गई। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। बारिश और जंगल के बीच हम पूरी तरह अकेले थे। थोड़ी देर बाद दूर से एक मध्यम सी रोशनी दिखी। शायद गांव वही था। जैसे जैसे पास पहुंचे कुछ झोपड़ियां नजर आईं। गांव पहुंचे तो अजीब सन्नाटा था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न कहीं रोशनी। जंगल के बीच बसा वो छोटा सा आदिवासी गांव आमतौर पर इतना शांत नहीं होता। ये बात मैं पहले भी सुन चुका था। एम्बुलेंस की हेडलाइट में कच्चे घरों की दीवारें पीली और थकी हुई दिख रही थीं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और मिट्टी की गंध भारी थी। हमने गाड़ी रोकी। इंजन की आवाज बंद होते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। तभी एक झोपड़ी से 2 आदमी बाहर निकले। दोनों दुबले पतले मैले कपड़ों में। उनके बीच एक औरत थी, उम्र करीब 35 साल, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। मैं और सुनील स्ट्रेचर लेकर आगे बढ़े। जैसे ही मैंने उस औरत का हाथ पकड़ा,
पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका हाथ ठंडा था, ऐसा ठंडा जैसे कई घंटे से पानी में पड़ा हो। मैंने झटके से हाथ छोड़ा और फिर खुद को संभालते हुए दोबारा पकड़ा। सुनील ने धीमे से कहा, भैया, बुखार में तो शरीर गर्म होता है। मैंने उसे आंखों से चुप रहने का इशारा किया। उस वक्त गांव वालों के सामने किसी तरह का डर दिखाना ठीक नहीं था, लेकिन सच ये था कि मेरे मन में भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। औरत की सांस चल रही थी, बहुत धीमी, जैसे जबरदस्ती खींची जा रही हो। हम उसे स्ट्रेचर पर लिटाने लगे। गांव के दोनों आदमी चुपचाप खड़े रहे, न कोई जल्दी न कोई सवाल। उनकी आंखें बस औरत पर टिकी थीं, लेकिन उनमें चिंता कम और कुछ और ज्यादा था। मैंने उनसे पूछा, घर वाले और कोई नहीं है? उनमें से एक ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। जब हम औरत को एम्बुलेंस तक ले जा रहे थे, तब मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो झोपड़ी जहां से वो निकली थी अब पूरी तरह अंधेरी थी। ऐसा लगा जैसे अंदर कभी कोई रहा ही नहीं। सुनील ने भी धीरे से कहा, भैया, यहां कोई दिया भी नहीं जल रहा। एम्बुलेंस में लिटाते ही सुनील ने चेकअप शुरू किया। ब्लड प्रेशर नापने की कोशिश की, मशीन सही से रीडिंग नहीं दे रही थी। थर्मामीटर लगाया, लेकिन सुई हिल ही नहीं रही थी। सुनील परेशान हो गया। उसने मेरी तरफ देखा जैसे मुझसे जवाब मांग रहा हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बाहर देखा। वो दोनों आदमी अब दिखाई नहीं दे रहे थे। गांव की गलियों में भी कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे हम वहां अकेले हों। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई निकली। जैसे ही हमने गांव से बाहर की ओर गाड़ी बढ़ाई, मुझे लगा किसी ने पीछे से एम्बुलेंस को छुआ हो। हल्का सा झटका लगा। मैंने ब्रेक मारा। सुनील ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद गड्ढा होगा। लेकिन सड़क तो सीधी थी। थोड़ी देर बाद सुनील ने फिर आवाज दी। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। भैया, ये औरत आंखें खोल रही है। मैंने शीशे से पीछे देखा। उसकी आंखें अब पूरी खुली थीं। वो छत की तरफ देख रही थी, बिना पलक झपकाए। उसकी सांस अब भी वही अजीब टूटी फूटी थी। तभी उसके मुंह से धीमी सी आवाज निकली। कोई शब्द नहीं, बस जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। सुनील ने उसे पानी देने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो गया। दांत इतने कसकर भींचे थे कि उंगली फंस जाती। अचानक एम्बुलेंस के अंदर दिया बुझ जाने जैसा अंधेरा महसूस हुआ। लाइट जल रही थी, फिर भी रोशनी कम लग रही थी। मुझे पसीना आने लगा। मैंने खिड़की थोड़ी खोल दी। बाहर से ठंडी हवा आई, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस रास्ते से हम लौट रहे थे वो वही नहीं था जिससे आए थे। पेड़ों की बनावट अलग लग रही थी, मोड़ भी आज से ज्यादा थे। मैंने सुनील से पूछा, ये रास्ता ठीक है ना? उसने जवाब नहीं दिया। वो बस पीछे औरत को देखे जा रहा था। उसने धीरे से कहा, भैया, ये औरत सांस नहीं ले रही। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने गाड़ी साइड में रोकी और पीछे गया। औरत की छाती हिल नहीं रही थी। नब्ज टटोली, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन तभी उसके होंठ हिले। बहुत साफ आवाज आई, जैसे वो मेरे कान के पास बोल रही हो, यहीं छोड़ दो। मैं पीछे हट गया। सुनील की हालत खराब थी। उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो औरत जिंदा थी या नहीं, ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा। हाथ कांप रहे थे। उस पल मुझे लगा कि ये सिर्फ एक मरीज नहीं है। ये गांव, ये खामोशी और ये रात किसी बहुत पुराने राज को अपने साथ लिए हुए हैं, और हम जाने अनजाने उस राज का हिस्सा बन चुके थे। जैसे ही एम्बुलेंस ने जंगल का रास्ता पकड़ा, मशीनों की बीप एक एक करके बंद होने लगी। पहले हार्ट मॉनिटर खामोश हुआ, फिर ऑक्सीजन मशीन की हल्की आवाज भी गायब हो गई। मुझे लगा शायद बैटरी का मसला होगा, लेकिन तभी डैशबोर्ड की लाइटें झपकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बुझाने की कोशिश कर रहा हो। जंगल अब और घना हो चुका था। सड़क इतनी सांकरी कि दोनों तरफ पेड़ झुककर ऊपर छत बना रहे थे। हेडलाइट की रोशनी आगे जाकर निगल ली जाती थी। बारिश फिर शुरू हो गई थी। मोटी मोटी बूंदें शीशे पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई उंगलियों से थपथपा रहा हो। तभी पीछे से एक बहुत हल्की आवाज आई, रुक जाओ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। दिल ने जैसे एक पल को धड़कना भूल गया हो। मैंने शीशे में सुनील को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसने भी वही सुना था। मैंने खुद को समझाया कि शायद हवा का झोंका होगा
या मशीनों की खराबी से कोई आवाज निकल गई होगी। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ी। जंगल की आवाजें पीछे छूटने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और साफ। वापस ले चलो। अब इसमें कोई शक नहीं था। यह किसी मशीन की आवाज नहीं थी, ये किसी इंसान की आवाज थी, और वो आवाज एम्बुलेंस के अंदर से आ रही थी। मैंने शीशे में पीछे देखा। वो औरत अब बैठने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें पूरी खुली थी। उनमें न डर था न दर्द, बस एक अजीब सी ठंडक। वो सीधे मुझे घूर रही थी, जैसे उसे रास्ता पता हो और मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। सुनील कांपते हुए बोला, भैया ये बोल कैसे रही है? आपने तो कहा था नब्ज नहीं थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बस इतना कहा, चुप रह और भगवान का नाम ले। तभी एम्बुलेंस ने एक झटका लिया और अचानक बंद हो गई। इंजन की आवाज एक झटके में खत्म हो गई। हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा, बारिश और जंगल। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं। दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। सिर्फ बारिश की आवाज और दूर कहीं किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज। जंगल अब डरावना नहीं बल्कि जिंदा लग रहा था, जैसे वो हमें घेर रहा हो। पीछे से फिर वही फुसफुसाहट आई, यही है, यही। सुनील रोने लगा। उसने हाथ जोड़ लिए। भैया, मुझे यहां से ले चलो। ये औरत इंसान नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे सांस छोड़ी हो। ठंडी नम सांस। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जेब से माचिस निकाली और एम्बुलेंस के अंदर छोटा सा दिया जलाया, जो हम कभी कभी गांवों में इस्तेमाल करते थे। उसकी मध्यम रोशनी में मैंने पीछे देखा। वो औरत अब स्ट्रेचर पर नहीं थी। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सुनील ने भी देखा और उसका शरीर सुन्न हो गया। अगले ही पल हमें एम्बुलेंस के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, कीचड़ में नंगे पैर चलने की आवाज। एम्बुलेंस के चारों तरफ घूम रही थी, कभी पीछे, कभी बाईं तरफ, कभी बिल्कुल पास। तभी खिड़की पर उंगलियां रगड़ने की आवाज आई, खुरदरी, लंबी उंगलियां। दरवाजा खोलो। ये आवाज अब फुसफुसाहट नहीं थी, ये हुक्म था। पीछे से अचानक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुरानी तकलीफ पर हंस रहा हो। सुनील चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरा दिल दहल गया। मैंने झट से ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा। स्ट्रेचर खाली था। एक पल के लिए मेरी आंखों ने यकीन करने से इनकार कर दिया। अभी कुछ देर पहले तक वो औरत वहीं थी। मैंने इधर उधर देखा, एम्बुलेंस के अंदर हर कोना। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। वो जमीन को छू नहीं रही थी। उसके पैर हवा में लटके हुए थे, जैसे किसी ने उसे अदृश्य डोर से टांग रखा हो। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे और आंखों से काला पानी बह रहा था। वो पानी फर्श पर गिरते ही गायब हो जाता था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। उनमें गहराई थी, अंधेरा था। उसने मुंह खोला। मुझे उसी जगह छोड़ आए जहां से उठाया था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। सुनील सीट पर सिकुड़कर बैठ गया। उसकी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस गले से सिसकियां निकल रही थी। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने डर को दबाने की पूरी कोशिश की। इतने सालों में मौत देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये कोई हादसा नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था। मैंने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। मन भटक रहा था, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मेरे कानों में उसकी हंसी और आवाज एक साथ गूंज रही थी। तभी एम्बुलेंस के अंदर तेज ठंड फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी, सांस से भाप निकलने लगी। अगले ही पल सब शांत हो गया। न हंसी, न आवाज, न ठंड। मैंने आंखें खोली। वो औरत गायब थी। सुनील धीरे धीरे सिर उठाकर देखने लगा। उसकी आंखों में डर के साथ हैरानी भी थी। भैया, वो कहां गई? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हुआ क्या। मशीनें फिर से ठीक चल रही थीं। इंजन की आवाज सामान्य थी। बाहर बारिश भी हल्की हो गई थी, लेकिन मेरे मन में एक बात साफ थी, वो हमें जाने नहीं देगी। हमने थोड़ी दूर जाकर एम्बुलेंस रोकी। सुनील पानी पी रहा था। तभी मुझे याद आया कि जिस गांव से
हम उसे उठाकर लाए थे, वहां कुछ गड़बड़ थी। न कोई रोशनी, न लोग, न शोर, जैसे वो गांव जिंदा ही नहीं था। मैंने सुनील से पूछा, तूने उस बूढ़े को देखा था जिसने हमें अंदर बुलाया था? उसने सिर हिलाया। हाँ भैया, लेकिन जब हम बाहर निकले थे तब कोई नहीं था। मेरे दिमाग में एक शक गहराने लगा। मैंने एम्बुलेंस मोड़ी और वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा। सुनील कुछ बोलना चाहता था लेकिन चुप रहा। शायद वो भी समझ गया था कि अब यही सही रास्ता है। कुछ देर बाद हमें वही गांव दिखा, लेकिन अब वो और भी डरावना लग रहा था। वही झोपड़ियां, वही सन्नाटा। हमने एम्बुलेंस रोकी। जैसे ही इंजन बंद हुआ, दूर कहीं ढोल की धीमी आवाज सुनाई दी। हम नीचे उतरे। अचानक कई लोग झोपड़ियों से बाहर आने लगे। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि अजीब सी राहत थी। एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसने मुझे देखा और कहा, तुम उसे वापस ले आए? मैंने पूछा, वो औरत कौन थी? बूढ़ी ने गहरी सांस ली। वो हमारे गांव की थी। 5 साल पहले जंगल में उसे अकेला छोड़ दिया गया था। बीमारी से मरी नहीं, डर से मरी थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से वो रास्ता भटक गए लोगों को अपने साथ ले जाती थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ी ने आगे कहा, आज पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी। तभी मुझे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा। वही औरत झोपड़ी के पास खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ी और अंधेरे में खो गई। ढोल की आवाज बंद हो गई। जब मेरी आंख खुली तो सिर भारी था, जैसे कई दिनों से सोया ही न हो। बाहर हल्की रोशनी थी। पहले तो समझ ही नहीं आया कि मैं कहां हूं। फिर नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। एम्बुलेंस अपने आप स्टार्ट थी। इंजन धीमी आवाज में चल रहा था। सायरन बंद था। घड़ी देखी तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। मैंने घबरा कर पीछे देखा। स्ट्रेचर खाली था। कोई औरत नहीं, कोई परछाई नहीं। सिर्फ सुनील पीछे की सीट पर औंधे मुंह पड़ा था। उसका शरीर ढीला था। मैंने उसका नाम लिया, हिलाया, कोई जवाब नहीं। नाड़ी टटोली तो चल रही थी, लेकिन वो गहरी बेहोशी में था। रात की सारी बातें एक एक करके दिमाग में लौटने लगी। जंगल, वो आवाजें, औरत की आंखें, उसकी मांग। मेरी सांस तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। किसी तरह खुद को संभालते हुए मैंने एम्बुलेंस मोड़ी और सीधे थाने की तरफ चल पड़ा। थाने पहुंचा तो सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। चाय बन रही थी। सिपाही आपस में बातें कर रहे थे। मुझे इस हाल में देखकर सब चुप हो गए। मैंने गाड़ी रोकी और मदद मांगी। सुनील को बाहर निकाला गया। पानी के छींटे मारे गए। तब जाकर उसकी आंख खुली। वो उठते ही रो पड़ा। बस इतना ही बोला, भैया मुझे घर जाना है। मैंने पूरी रात की बात ड्यूटी अफसर को बताई। वो ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में सवाल पूछे, लेकिन उनके चेहरे पर यकीन कम और औपचारिकता ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि सुबह गांव जाकर पूछताछ की जाएगी। सूरज निकलने के बाद हम पुलिस के साथ उसी गांव की तरफ गए। दिन की रोशनी में वही रास्ता अलग लग रहा था। जंगल उतना डरावना नहीं था, लेकिन मन में डर अब भी था। गांव पहुंचे तो वहां जिंदगी चल रही थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें पानी भर रही थीं। रात वाला सन्नाटा कहीं नहीं था। पुलिस ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। पूछताछ शुरू हुई। जब हमने उस औरत के बारे में पूछा तो एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं उसकी मौत 3 दिन पहले हो चुकी है। मेरे कानों में जैसे सीटी बजने लगी। मैंने पूछा, कैसे मौत हुई? बुजुर्ग ने बताया कि वो जंगल वाले रास्ते से घर लौट रही थी। बारिश में फिसल गई, बीमार भी थी। किसी ने मदद नहीं की। सुबह उसकी लाश उसी मोड़ के पास मिली थी। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। उस रात गांव में कोई बीमार नहीं था और न ही किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया था। पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया। सच वही निकला। जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर मौजूद ही नहीं था। कंट्रोल रूम में भी उस कॉल का कोई सबूत नहीं मिला। मैं खड़ा सब सुनता रहा। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मुझे याद आया उसका ठंडा शरीर, उसकी आवाज, उसकी मांग। वो हमें इसलिए रोक रही थी ताकि उसे उसी जगह वापस पहुंचाया जाए जहां उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने इसे वहम, थकान और डर का मामला बताकर केस बंद कर दिया। कागजों में सब खत्म हो गया, लेकिन हमारे लिए नहीं। सुनील ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि वो दोबारा एम्बुलेंस में कदम नहीं रखेगा। कुछ दिनों बाद सुना कि वो गांव लौट गया, खेतों में काम करने लगा। उसकी आंखों में अब भी वो रात बसी हुई थी।
मैंने काम जारी रखा। मजबूरी थी, घर चलाना था, लेकिन मैं बदल चुका था। अब हर कॉल से पहले मन कांपता है। हर जंगल वाला रास्ता मुझे वही रात याद दिला देता है। आज भी मैं एम्बुलेंस चलाता हूं, लेकिन उस रास्ते से कभी नहीं जाता, चाहे कितना भी लंबा चक्कर क्यों न लगाना पड़े। कई रातों में जब सब शांत होता है, सायरन की आवाज के बीच मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, रुक जाओ। अब समझ आया है कि कुछ आत्माएं इलाज नहीं, बस इंसाफ चाहती हैं, और अगर उनकी बात न सुनी जाए तो वो किसी न किसी को रोक ही लेती हैं। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है ताकि लोग समझें, हर रात की कॉल सिर्फ एक मरीज की नहीं होती। कुछ कॉल उन सच्चाइयों की होती हैं जिन्हें जिंदा लोग सुनना नहीं चाहते।